नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रक्टर। पिछले 26 सालों से गवर्नमेंट आईटीआई में पढ़ा रहा हूँ और 10 साल पहले मेरी बुक्स भी पब्लिश हुई जो आपके सामने है। ये किताब देख सकते हैं आप। ये जो आईटीआई के लगभग सभी जो इंजीनियरिंग ट्रेड्स के बच्चे होते हैं उन सभी के लिए होती है ये। और अब मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो पहला वीडियो है वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए। तो सिलेबस के अनुसार हमारा जो पहला चैप्टर होता है फर्स्ट ईयर के अंदर वो होता है मात्रक, इंग्लिश में इसको यूनिट्स कहते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे और छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि जनरली बच्चे को या तो याद नहीं रहती हैं, पता नहीं होती हैं। और छोटी चीज़ों को अगर आप पकड़ के रखोगे, समझ के रखोगे तो वो आगे जा कर के आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो परिचय जो होता है मात्रक या यूनिट का, वो मात्रक की मूल रूप से 3 इकाइयाँ होती हैं जिनके आधार पर ही अधिकतर सारी इकाइयों का जन्म हुआ है या उसी पर आधारित होती है। उसमें पहली है लंबाई या दूरी के लिए जो इकाई है, यूनिट ऑफ लेंथ या डिस्टेंस के लिए, जैसे मील, फुट, इंच, सूत। सूत जो है वो इंच का 8वां हिस्सा होता है। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारी जो इकाइयाँ हैं वो लंबाई या दूरी के लिए हैं। दूसरी इसमें इकाई आती है मूल इकाइयों में भार की इकाई, जिसको अपन यूनिट ऑफ वेट कह सकते हैं, जिसमें होता है पौंड, टन, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम इत्यादि। और तीसरी होती है उसमें समय, जिस यूनिट ऑफ टाइम, जैसे वर्ष, महीना, घंटा, मिनट, सेकंड इत्यादि। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है इसके अंदर मात्रकों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। मात्रकों को मुख्यतः 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला होता है मूल मात्रक, जिसको कि हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। इसके अंदर लंबाई, भार और समय के जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक की भी 3 पद्धतियां होती है। एक हमारा जो यूनिट्स का वर्गीकरण है उसमें एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। जिन यूनिट्स के ऊपर और दूसरी आधारित होती है उनको मूल मात्रक कहते हैं। तो इसमें जो 3 पद्धतियां होती है उसमें पहली होती है फुट, पौंड, सेकंड। इसको एफपीएस के नाम से जानते हैं। इसमें एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पौंड और एस का मतलब सेकंड पद्धति होता है। फुट पौंड सेकंड पद्धति में लंबाई या दूरी के लिए फुट को लिया जाता है, भार या द्रव्यमान के लिए पौंड को लिया जाता है और समय के लिए सेकंड को मात्रक के रूप में काम में लिया जाता है। इस पद्धति को ब्रिटिश प्रणाली पद्धति भी कहते हैं, जो हमारे भारत के स्वतंत्र होने से पहले जो चलती थी वो हमारी ब्रिटिश प्रणाली पद्धति थी। उसके बाद हमारी सीजीएस और एमकेएस पद्धति चलने लगी। दूसरी है सीजीएस प्रणाली। इसमें सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। सीजीएस पद्धति में लंबाई की दूरी के लिए सेंटीमीटर, भार या द्रव्यमान के लिए ग्राम को और समय के लिए सेकंड को मात्रक के रूप में काम में लिया जाता है। तीसरी होती है एमकेएस पद्धति। इसके अंदर मीटर, किलोग्राम और सेकंड से ही हमारे एमकेएस बनता है। इस पद्धति में लंबाई या दूरी के लिए मीटर को, भार या द्रव्यमान के लिए किलोग्राम को और समय के लिए सेकंड को मात्रक के रूप में काम में लिया जाता है। इस पद्धति को मैट्रिक या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा आता है हमारा व्युत्पन्न मात्रक, जिसको ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं, यानी कि जो मूल मात्रकों 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर के बनी होती है उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वह मात्रक जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बना होता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक, आयतन का मात्रक, दाब, ऊर्जा, शक्ति, बल, कार्य इत्यादि के जो मात्रक होते हैं वो सारे हमारे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे क्षेत्रफल होता है हमारा, लंबाई सेंटीमीटर में ले लें, चौड़ाई को हम सेंटीमीटर में ले लें, तो यहाँ पर सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर बराबर वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई की 2 इकाइयों को गुणा करने पर हमारे क्षेत्रफल की यूनिट तैयार होती है। इसी प्रकार दाब की अगर अपन बात करें तो वो होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि बल 1 इकाई हो गई और क्षेत्रफल में 2 इकाइयाँ हो गई, यानी कि 3 इकाइयों से मिलकर के दाब की इकाई बनती है। भार की 1 इकाई और लंबाई की 2 इकाई मिलकर के हमारी दाब की इकाई बन रही है, तो ये हमारी व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगी। मात्राओं की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, जिसको हम एसआई मात्रक भी कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और एसआई यूनिट्स। इसके अंदर हमारी 6 यूनिट्स आती हैं। लंबाई को हम मीटर में लेते हैं, इसका सिंबल एम होता है। द्रव्यमान को किलोग्राम में लेते हैं, इसकी जो सिंबल होता है केजी होता है। समय जो इकाई होती है उसका जो मात्रक होता है सेकंड होता है, इसको स्मॉल एस में कहते हैं, लिखते हैं।
धारा जिसका मात्रक एम्पियर होता है, ए में लिखते हैं, तापक्रम का केल्विन, के में लिखते हैं, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में सीडी के रूप में लिखते हैं। ये हमारी एसआई यूनिट्स होती है। अब जो चौथा पॉइंट आता है मात्रकों का रूपांतरण, यानी कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, एक मात्रक को दूसरी मात्रक में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में। और मैक्सिमम जो हमारे सवाल आते हैं वो इसी पे आधारित होते हैं, और हर एग्जाम में 1-2 सवाल जरूर आता है। और दूसरा जो हमारे क्षेत्रफल वाला, दाब वाला, कार्य शक्ति, बल, ऊर्जा, इन सभी के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर इनके जो मात्रक होती है, यूनिट्स होती हैं, उनको एक दूसरे में ट्रांसफ़र करना पड़ता है या रूपांतरित करना पड़ता है। तो वहाँ पर ये हमारा चैप्टर बहुत काम में आता है। और वैसे भी ये बहुत फंडामेंटल चैप्टर है, ये तो हम सब बच्चों को आना ही चाहिए। तो इसके अंदर मीट्रिक पद्धति और ब्रिटिश पद्धति के मात्राओं का पारस्परिक संबंध के बारे में चर्चा होती है। पहली है हमारी लंबाई, लेंथ। इसमें मीट्रिक प्रणाली हमारी 1 माइक्रोन का ये सिंबल होता है, जो कि हमारे 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है, या फिर 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोन होता है, या हम इसको 0.001 मीटर भी लिख सकते हैं। इसके बाद लंबाई की जो और इकाइयां हैं वो इस तरह से हैं। सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, ये बहुत सारी इकाइयाँ हैं। इसका एक सिंपल तरीका अगर मैं आपको ग्राफ में समझाता हूँ, जिससे आपको बड़ी जल्दी से याद हो जाएगा। ये एक छोटा सा ग्राफ मैंने यहाँ पे बना रखा है, जिससे आपको बहुत सारी यूनिट्स जो हैं एकदम याद हो जाएंगी। एक यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला और छोटा सा दे रखा है, KH/DM/DCM, KH/DM/DCM, ये याद करने का तरीका है, KH/DM/DCM। यहाँ पर मैंने यहाँ से एरो ला रखा है, उसके अंदर ऊपर मल्टीप्लाई 10 कर रखा है, फिर H से D के लिए फिर एक एरो आ रहा है, उसके अंदर मल्टीप्लाई 10 कर रखा है, और ऊपर सारे ही एरो इधर की तरफ जा रहे हैं और सब में मल्टीप्लाई हो रहा है। और इधर जो है M से C की तरफ एरो आ रहा है, उसके अंदर भाग 10 हो रहा है, इसी तरह ये सब में भाग हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि किलो, अब K का मतलब यहाँ पर किलोमीटर है, H का मतलब हेक्टामीटर है, D का मतलब डेकामीटर, M का मतलब मीटर, D का मतलब डेसीमीटर, उसके बाद C का मतलब सेंटीमीटर, और M का मतलब मिलीमीटर है। यानी कि यहाँ हमारी K सबसे बड़ी इकाई है अगर दूरी के बारे में बात करें यहाँ पर, और स्मॉल m, मिलीमीटर को स्मॉल m में लिखते हैं हम। तो m जो यहाँ पर मिलीमीटर है वो इन 7 इकाइयों में सबसे छोटी है। और यहाँ पर जो बड़ी इकाई से हम जब छोटी इकाई की तरफ जाते हैं तो हमें गुणा करना पड़ता है, ये हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बड़ी इकाई की वैल्यू जब हम छोटी इकाई में परिवर्तित करते हैं तो हमको गुणा करना चाहिए। और इसी तरह अगर छोटी इकाई को हमको बड़ी इकाई में कन्वर्ट करना होता है तो हमको वहाँ पर भाग देना होता है। इसीलिए यहाँ पर ये एक सिंबल बना रखा है, K से H की तरफ जाएंगे, यानी कि किलोमीटर से हेक्टामीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमको 10 का गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार जब हेक्टामीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ फिर 10 का गुणा होगा। यानी कि किलोमीटर को अगर हम डेकामीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 10 गुणा 10 यानी कि 100 से गुणा करना पड़ेगा। इसी तरह डेकामीटर को जब मीटर में जाएंगे तो फिर 10 का गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 10 गुणा 10 बराबर 100 और 100 गुणा 10 बराबर 1000, यानी कि किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा करना पड़ेगा। इसको यहाँ पर आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने KH/DM/DCM लिख रखा है और ऊपर भी मैंने KH/DM/DCM लिख रखा है। अब यहाँ पर इसको पढ़ते कैसे हैं, और ये बड़ा सिंपल है, आप इसको आराम से बना लेंगे, एक बार समझ लेंगे तो आप कहीं भी इसको कागज़ पे बना सकते हो। यहाँ पर 1 लिखें, उसके बाद 10, फिर 100, यानी कि एक एक जीरो बढ़ाते चले जाएं तो यहाँ 1 से लेकर के 10 लाख तक की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये जो HDM ये कॉलम कहलाएंगे और ये हमारे रो कहलाएंगे, K का रो, H का रो, D का रो, इस तरह से। अब जब कन्वर्ट करना होता है तो किस तरह से करते हैं कि किलोमीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप किलो वाले कॉलम में आएँ और सेंटीमीटर के सामने जाएं तो यहाँ पर 1 लाख वैल्यू लिख रखी है, यानी कि 1 किलोमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो आपको 1 लाख का गुणा करना पड़ेगा।
इसी तरह मान लीजिए आपको एक डेकामीटर को मिलीमीटर में गुणा करना है, एक डेकामीटर को मिलीमीटर में गुणा करना है, तो आप डेकामीटर के कॉलम में आएँ और मिलीमीटर के रो में जाएं तो आपको यहाँ 10,000 दिखाई दे रहा है, यानी कि एक डेकामीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10,000 का गुणा करना पड़ेगा। इसी के बाद मैंने एक छोटी सी चीज़ और इसमें लिख रखी है कि यहाँ पे घातांक नियम भी मैंने लगा रखे हैं। अगर मैं यहाँ पे 10 को 10 की पावर 1 लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ 0 1 है। इसी तरह 100 को 10 की पावर 2 लिखा जाता है। इसी तरह 1000 को 10 की पावर 3 लिखा जाता है। इसी तरह 10,000 को 10 की पावर 4 लिखा जाता है। तो ये आपकी सिंपल हो गई कि हम बड़ी इकाई से छोटी इकाई के लिए जाएंगे तो हम वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपको छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ जाना है तो वहाँ पर आपको भाग करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको मिलीमीटर को किलोमीटर में बदलना है, मिलीमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए आप मिलीमीटर में आएँ और यहाँ किलोमीटर के सामने जाएं तो यहाँ आपको दिखाई देगा 1/10 लाख या 10 की पावर -6, यानी कि हमारी क्योंकि मिलीमीटर छोटी इकाई होती है और किलोमीटर बड़ी इकाई होती है तो हम भाग करेंगे। तो यहाँ पे हमने 10 लाख का भाग कर रखा है और 1 मिलीमीटर की वैल्यू निकालने के लिए 10 लाख का जैसे ही भाग करेंगे तो वो 10 की पावर -6 वैल्यू हो जाएगी, यानी कि हमारा 1 मिलीमीटर जो है वो 10 की पावर -6 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए आपको डेकामीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो डेकामीटर में आएँ और इधर किलोमीटर में डेकामीटर में आएँ और इधर किलोमीटर में जाएंगे तो यहाँ पर 1/10,000 है, यानी कि 10 की पावर -4 है, यानी कि एक डेकामीटर को किलोमीटर में करने के लिए आपको 1 में 10,000 का भाग करना पड़ेगा, या आप 10 की पावर -4 का गुणा भी कर सकते हैं क्योंकि 10 की पावर -4 की वैल्यू 1/10,000 के बराबर ही होती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ग्राफ बड़ा अच्छा है, बहुत आसान भी है बनाना, और इसको अगर आप काम में लेते हो तो ये आपकी भार की इकाइयों में काम में आते हैं, आपकी लंबाई की इकाइयों में काम आता है और बहुत सारी जगहों पे काम आएगा ये। इसके बाद छोटे छोटे फॉर्मूलेस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए गुणा किया जाता है। जैसे 5 किलोमीटर हमारी बड़ी इकाई है, को मीटर जो छोटी इकाई है में बदलने के लिए 5 × 1000 बराबर 5000 मीटर होता है। इसी प्रकार छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए भाग किया जाता है। जैसे 5000 मीटर को अगर किलोमीटर में बदलने के लिए 5000 में 1000 का भाग देंगे, क्योंकि एक मीटर में एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। जब 1000 मीटर का भाग दिया जाएगा तो यहाँ पे 5 किलोमीटर आ जाएगा। यहाँ दोनों इकाइयों का एक दूसरे से संबंध याद रखना ही चाहिए, याद होना ही चाहिए आपको। संबंध अगर याद नहीं होगा तो आप इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। उस कंडीशन में ये जो मेरा एक ग्राफ बना रखा है मैंने, ये बहुत काम की चीज़ है। इसको आप अपने कागज़ में, अपने कॉपी में कहीं भी उतार के रखें। इसके बाद एक घातांक नियम के बारे में और थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे यदि 10 का 10 से गुणा किया जाता है तो वो 100 कहलाता है, या फिर हम 10 को 10 की पावर 1 और यहाँ 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। और जब भी कोई संख्या आपस में गुणा होती है तो उस कंडीशन में दोनों की घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ 1 और 1 जुड़ करके 10 की पावर 2 हो जाता है। 10 की पावर 2 का मतलब 100 होता है। इसी प्रकार अगर 0.1 को हम 1/10 या -10 की पावर -1 लिख सकते हैं। 0.1 को 0.1 से गुणा करेंगे तो 1/10 गुणा 1/10, तो यहाँ 1/100 आएगा, जिसको कि 10 की पावर -2 लिखा जा सकता है। तो ये बच्चे के दिमाग में चीज़ें जल्दी से क्लियर होती नहीं है, तो उसको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होती है और वो एग्ज़ाम में गलती करके आता है। उसके बाद एक वर्गाकार या घन वाली संख्या किस तरह से निकाली जाती है वैल्यू उसकी। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। अगर 1 सेंटीमीटर का वर्ग करेंगे तो मिलीमीटर में कितना होगा, तो जैसे ही हम यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे ऐसे ही इसका भी वर्ग किया जाता है। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आया तो यहाँ ये 10 मिलीमीटर का स्क्वायर हो गया, इसलिए यहाँ पे 100 मिलीमीटर स्क्वायर हो गया, या जिसको हम वर्ग मिलीमीटर भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार अगर 1 सेंटीमीटर को घन, ये घन का मतलब होता है जिसकी पावर 3, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर की पावर 3 करेंगे तो यहाँ 10 mm की भी पावर 3 हो जाएगी। इसलिए 10 × 10 बराबर मिलीमीटर गुणा मिलीमीटर गुणा मिलीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर की पावर 3 या घन मिलीमीटर ये हो जाता है।
इसी प्रकार अगर 1 मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो 1/10 या 10⁻⁻1 हो जाएगा। अगर 1 मिलीमीटर का स्क्वायर कर रहे हो और इसकी वैल्यू आप सेंटीमीटर में निकलवाना चाहते हो तो यहाँ पे अगर स्क्वायर किया गया तो ये भी स्क्वायर होगा, इसलिए ये 1/10 गुणा 1/10 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर 1/सेंटीमीटर का स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर या 10⁻2 माइनस में वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो ये आपने देखा कि किस तरह से ये सरल आप कर सकते हो इकाइयों को। इसके बाद हम जो है और इकाइयों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसके अंदर हमारी ब्रिटिश प्रणाली आती है कि 1 फुट में 12 इंच होती है, 1 गज में 3 फुट होते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि जो आपका कपड़ा नापने का जो गज होता है वो 3 फुट के बराबर होता है, और 3 फुट की जो वैल्यू निकल के आती है 36 इंच की, वो हमेशा 1 मीटर से कम होती है। वो अपन आप आगे जाके देखेंगे। तो देखें आप यहाँ 1 गज बराबर 91.44, तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि 1 गज जो है हमारा 1 मीटर से कम होता है। इसीलिए प्रॉपर्टी डीलर जो है 1 मीटर में प्लॉट खरीद करके और गज में बेचते हैं, क्योंकि उसके अंदर करीब उनको 19 स्क्वायर मीटर का फ़ायदा ऑटोमेटिकली हो जाता है। मान लीजिए उसने 1000 रुपये गज के हिसाब से 1000 वर्ग मीटर के नाप से अगर प्लॉट खरीदा है, और वो अगर मान लीजिए गज के हिसाब से बेच रहा है तो वो गज हो जाएगा करीब 118 पॉइंट समथिंग गज। तो वो 1000 की चीज़ 1180 के हिसाब से बेचेगा, यानी कि 180 रुपये उसको फ़ायदा हो जाएगा, करीब 18%। तो ये अगर आपको पता नहीं होता तो आप उससे बहस भी नहीं कर सकते। इसलिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, आगे जाके बहुत काम में आता है। तो यहाँ पर हमने देखा 1 फुट बराबर 12 इंच होते हैं, और 1 गज जो है हमारा 3 फुट के बराबर होता है, उसमें 36 इंच हो जाते हैं। इसी प्रकार 1 फर्लांग हमारा 220 गज के बराबर होता है। 1 मील हमारा 8 फर्लांग के बराबर होता है। तो 8 फर्लांग के अंदर 220 गज का गुणा करेंगे तो 1760 गज हो जाएंगे, और 1760 गज में ये 3 फुट होते हैं तो ये 5280 फुट हो जाएंगे, यानी कि 1 मील में हमारे 5280 फुट हो जाते हैं। इसके बाद देखें आप रूपांतरक गुणक, 1 मील में 1.609 किलोमीटर होता है, यानी कि हमारा 1 मील जो है वो किलोमीटर से बड़ा होता है, करीब 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा होता है। अब अगर हमको किलोमीटर की वैल्यू चाहिए मील के अंदर, तो हम क्या करेंगे, ये 1.609 का यहाँ पे भाग दे देंगे तो हमारा 0.622 मील हो जाएगा, यानी कि 1 किलोमीटर हमारा मील के अंदर छोटा हो जाता है, और अगर 1 मील को हम किलोमीटर में लेंगे तो वो बड़ा हो जाता है। बात बराबर है, लेकिन समझ में आनी चाहिए कि 1 मील में हमारे 1.60 किलोमीटर होते हैं। तो ये वैल्यू कहाँ से आई, ये इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी प्रकार 1 गज बराबर 91.44 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर हमारा जो है वो 100 सेंटीमीटर का होता है। 1 मीटर बराबर हमारा होता है 100 सेंटीमीटर, इसीलिए हमारा 1 मीटर जो है गज से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसके बाद 1 मिलीमीटर बराबर इतने इंच, तो ये इंच में 1 मिलीमीटर में इंच की जो वैल्यू निकाली वो कैसे निकाली कि 1 इंच में हमारे 2.54 सेंटीमीटर होते हैं और 25.4 मिलीमीटर होता है। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का गुणा किया जाता है, तो 2.54 में अगर 10 का गुणा करेंगे तो 25.4 हमारा मिलीमीटर आ जाएंगे। अब 1 मिलीमीटर को जब हम इंच में बदलेंगे तो 1/25.4 का भाग दे देंगे 1 के अंदर, तो हमारा ये 0.3937 इंच आ जाएगा। इसके बाद 1 मीटर में 3.28 फुट आते हैं, जिसके अंदर कि अपन अगर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर में अपन अगर 1 मीटर बराबर 3.28 फुट होता है और 39.37 इंच होता है, क्योंकि फुट की जगह अगर अपन इंच की वैल्यू 12 रख देंगे तो 12 का 3.28 से गुणा करने पर ये 39.37 इंच की वैल्यू आ जाएगी, और 1 मीटर बराबर 1.094 गज होता है, यानी कि हम ये 100 के अंदर जब 91.44 का भाग देंगे तो ये 1.09 गज यानी कि यार्ड आ जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 फुट बराबर 30.40 सेंटीमीटर होता है, तो 100 में जब 30.40 का भाग देंगे तो 3.28 फुट आ जाएगा, यानी कि 1 मीटर में हमारे 3.2 फुट 3.25 फुट के बराबर एक हमारा मीटर
होता है। अब यहाँ देख लें आप कि 1 मीटर में 1 गज का भाग देंगे तो 100 सेंटीमीटर में जब 91.44 का भाग देंगे तो उस कंडीशन में हमारा जो है 1.0936 गज आता है। इसके बाद मीट्रिक प्रणाली द्रव्यमान और भार के लिए, तो इसमें भी वही हमारी जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टाग्राम, किलोग्राम, लगभग वही चीज़ होती है, केवल मीटर से यहाँ पर ग्राम में ये कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद आप देखें 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, 1 टन हमारा 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। इसके बाद ब्रिटिश प्रणाली में 1 पौंड हमारा 16 औंस के बराबर होता है। 16 औंस, अगर आपको ध्यान हो कि पहले जो हमारे गोले आते थे इसके ऊन के गोले, वो औंस में आया करते थे, तो हम जो बाज़ार में जाएंगे तो एक पूरा डिब्बा मिलेगा, उसमें भी 453.6 ग्राम का 1 पौंड होता है, लेकिन 16 को आप 25 से गुणा करोगे तो 400 ही बैठेगा। तो वहाँ पर भी जो दुकानदार होता है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, 453 ग्राम की जगह वो केवल 400 ग्राम का ही 1 पौंड बेच करके आपको दे देता है, जबकि वो होता है 453.4 ग्राम। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। तो एक टन के अंदर 2240 पौंड होते हैं। 1 ग्राम में इतना औंस, एक औंस में 28.35 ग्राम, जबकि दुकानदार इसको 25 कह के बेचता है। 1 पौंड में 453.6 ग्राम। अब अगर हम 1000 ग्राम में 453 का भाग देंगे, जब हमारे ये 1 किलोग्राम के अंदर 2.205 पौंड आते हैं। इसी तरह 1 मेट्रिक टन में हमारे 1000 किलोग्राम होते हैं, लेकिन एक ब्रिटिश टन में 1016 किलोग्राम होते हैं, और 1 औंस हमारा 28.35 ग्राम का होता है, जो कि ऊन की जो गोले आते हैं बनके उसमें औंस चलता है। इसके बाद धारिता यानी कैपेसिटी, यानी कि पानी को अगर अपन कहीं रखते हैं उठा करके भर के, तो उसको हम कैपेसिटी उसकी लेते हैं, तो वो धारिता कहलाती है। 1 सेंटीलीटर, ये सारा वही सेंटी, डेसीलीटर, डेका, हेक्टा, किलो, सारा वही जो चार्ट है उसमें मीटर की जगह लीटर आ जाएगा, जैसे कि हमने मीटर की जगह ग्राम किया था। फिर यहाँ पर एक बैरल आता है 31.5 गैलन। 1 गैलन में हमारे करीब 4.5 लीटर आता है, और 1 गैलन में घन फुट इतने होते हैं, 0.1605 घन फुट। 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर हमारा पानी आता है, और एक घन मीटर के अंदर 1000 लीटर आ जाता है। उसके बाद आयतन की अगर अपन यूनिट्स की बात करें तो 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1000 घन मिलीमीटर। अब ये कहाँ से आया? जब 1 सेंटीमीटर की पावर 3 करेंगे और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर की पावर 3 करेंगे, तब ये 1000 आ जाएगा, क्योंकि 10 को यहाँ पे 3 से गुणा किया जाएगा और मिलीमीटर को भी 3 से गुणा किया जाएगा, तो इसलिए ये 1000 घन मिलीमीटर हो जाता है। इसी प्रकार वही हमारे जो हमने पढ़ा था मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, उसमें पावर 3 कर दोगे तो घन आ जाएगा, और स्क्वायर कर दोगे तो वो वर्ग आ जाता है। इसके बाद 1 घन फुट बराबर 6.23 गैलन, और इसमें अगर 4.54 का गुणा कर देंगे तो 28.32 लीटर हमारे 1 घन फुट के अंदर लिक्विड आता है। 1 घन गज बराबर 27 घन फुट होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 गज के अंदर 3 फुट होते हैं, तो घन करें, यानी घन का मतलब उसका पावर 3 कर देंगे, 1 की पावर 3। 1 गज की पावर 3 कर दिया आपने, तो यहाँ 3 फुट की पावर भी आपको 3 करनी पड़ेगी, इसलिए ये 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 3 3 9 ये 27, तो 27 घन फुट यहाँ से आया। और 1 घन फुट पानी का जो भार होता है वो 62.5 पाउंड होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1 घन इंच के अंदर 16.4 घन सेंटीमीटर होते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद एरिया के अंदर, एरिया जो होता है वो हमेशा उसका जो इकाई आती है वो वर्ग में आती है, और आयतन की जो इकाई आती है वो हमेशा घन के अंदर आती है। उसके बाद 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 100 वर्ग मिलीमीटर, यानी कि यहाँ पे एक हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा 10 मिलीमीटर होता है। अब जब इसको वर्ग करेंगे तो इसको भी वर्ग करना पड़ेगा, तो ये तो 1 का 1 ही रह जाता है, लेकिन ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ ये 10 का जब 10 से गुणा होगा तो 100 हो जाता है, और यहाँ मिलीमीटर का स्क्वायर हो जाता है, इसलिए ये 100 वर्ग मिलीमीटर आता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। 1 वर्ग फुट बराबर 144 वर्ग इंच, तो हमारे 1 फुट के अंदर 12 इंच होते हैं,
तो जब इसका अपन वर्ग करेंगे, 1 वर्ग फुट हो जाएगा तो 12 का भी वर्ग हो जाएगा और इधर इंच का भी वर्ग हो जाएगा, तो 12 12 144 हो जाता है, इसलिए ये 144 वर्ग इंच आता है। यानी कि इसको अपन दोनों को स्क्वायर कर देंगे तो ये वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फुट, यानी कि 1 गज में हमारे 3 फुट आता है। और इसको हम जब वर्ग करेंगे तो वर्ग करने की वजह से 3 का 3 से हो जाएगा, 3 से 3 का हो जाएगा तो 9 वर्ग फुट हो जाएगा। अब इसके बाद आता है 1 एकड़ बराबर 4840, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1 वर्ग मील बराबर 640 एकड़, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद 1 हेक्टर बराबर 2.4711 एकड़, 1 वर्ग गज बराबर इतने वर्ग, इसको निकाल सकते हैं अपन, क्योंकि 1 वर्ग गज हमारा होता है 0.3937 1 गज बराबर होता है हमारा 0.9144 मीटर। तो जब इसका वर्क करेंगे तो ये भी वर्क हो जाएगा, तो अब इसकी वैल्यू जो 0.9148 की वैल्यू हमारी 8361 आएगी, इसलिए 1 वर्ग गज का मान जो है हमारा 0.8361 आएगा। इसी तरह अगर 1 वर्ग इंच को अगर अपन सेंटीमीटर में बदल लें तो हमारा 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो इसका जब अपन वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे वर्ग आ रहा है, तो ये हमारा 2.54 का भी वर्ग हो जाएगा, तो ये 1 का तो 1 ही रह जाएगा, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है। तो ये 1 वर्ग इंच बराबर 2.54 का जब वर्क करेंगे तो 6.45 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड और समय का तो आपको पता ही है, 1 मिनट में 60 सेकंड, 24 घंटे का 1 दिन, 30 दिन का 1 मास, 60 मिनट का 1 घंटा, 365 दिन का 1 वर्ष, 12 माह का 1 वर्ष, ये होता पता ही है। 4 वर्ष में 1 वर्ष जो है, 1 वर्ष के फरवरी माह में 29 दिन होते हैं, जिसको लीप ईयर भी कहते हैं। इसके बाद कोण के बारे में बात करें तो 180 डिग्री हमारा पाई रेडियन के बराबर होता है, और पाई रेडियन हमारा होता है 3.14, जो कि हमारा 22/7 से आता है। ये 22/7 कहाँ से आता है? जिस वृत्त की परिधि 22 होती है उसका व्यास 7 होता है। यानी कि हमारी ये अगर वृत्त की परिधि 22 है तो उसका व्यास जो है हमारा 7 हो जाएगा, उससे हमारे ये पाई की संख्या निकल के आती है 3.14। 22 में 7 का भाग दोगे तो 3.14 आगे तक की संख्या आती है, तो हम कॉमनली 3.14 ही ले लेते हैं। अब एक रेडियन का क्या होता है कि पाई रेडियन है यहाँ पे रेडियन, तो यहाँ पाई नीचे चला जाएगा, पाई नीचे जाते ही 180 में जब हम 3.14 का भाग देंगे तो ये 3.142857 और वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए ये 180 में जब इसका भाग देंगे तो 57 पॉइंट समथिंग वैल्यू हो जाती है। उसके बाद 1 अंश 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट हमारा 60 सेकंड के बराबर होता है। ये कोण में भी चलता है और समय के अंदर भी चलता है। और 1 अंश निकाले तो अपन पाई बटे 180, क्योंकि 1 रेडियन हमने यहाँ निकाला था वो 180 बटे पाई था। अब अंश की अगर वैल्यू निकालनी है तो पाई ऊपर चला जाएगा, 180 हमारा नीचे चला जाएगा, इससे ये रेडियन का मान आता है। उसके बाद जो हमारा प्रेशर की इकाइयाँ हैं, जैसे वायुमंडल प्रेशर होता है 1.033 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तो इसके अंदर वेट की और क्षेत्रफल दोनों की इकाइयों से मिलकर के बना हुआ है। ये हमारे ब्रिटिश प्रणाली के हिसाब से पाउंड और इंच के हिसाब से है। 1 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, ये सारी वैल्यू जो है ड्राइव की जा सकती है बड़े आसानी से। ये जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको हल करके बताऊंगा। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण इकाइयाँ हमारे जो चैप्टर में भी आगे जाके काम आएगी, कार्य शक्ति ऊर्जा वाले चैप्टरों में। 1 HP ब्रिटिश 746 वाट होता है, 550 फुट पाउंड पर सेकेंड होता है ये। 1 HP हमारे मेट्रिक के अंदर 735.5 वाट की होती है, जो 75 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से वैल्यू निकल के आती है। 1 वाट हमारी 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है और 1 वाट हमारा 1 जूल पर सेकंड भी होता है। उसके बाद अगर 1 किलो वाट अपन मैट्रिक्स में निकालना चाहते हैं तो अगर 1000 के अंदर हम 735.5 का भाग देंगे तो ये हमारी 1.3595 HP आएगी। और इसी तरह यहाँ पे 1000 वाट में हम 746 वाट का भाग देंगे तब हमारा 1.404 ब्रिटिश में किलोवाट में की वैल्यू निकल के आती है। उसके बाद 1 किलोग्राम प्रति घंटा हमारा जो किलोवाट है उसको अपन वोट उसमें एम्पीयर में बदल सकते हैं। 1 घन फुट पर सेकंड, ये हमको याद भी रखने पड़ेंगे और ये मैं आपको आगे समझाऊंगा भी किस तरह से निकलता है।
तो चैप्टर काफ़ी बड़ा हो चुका है आपका आज। उसके बाद 1 मीटर पर सेकंड 18.5, ये सारी चीज़ें ड्राइव की जा सकती है आराम से। अपन जब आगे पढ़ेंगे तो आपको ड्राइव करके बताऊंगा। उसके बाद आप देखें 1 वाट बराबर 1 वोल्ट एम्पियर, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड, 1 वाट बराबर 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड, 1 किलोग्राम बराबर 9.81 न्यूटन, ये बहुत जगह काम में आता है। 1 न्यूटन बराबर 1 जूल और 1 किलोग्राम बराबर 9.81 जूल। उसके बाद टेम्परेचर वाला हमारा ये फार्मूला होता है C/100 F-32/180 R/80 और K-273/100। इसको मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि ये F, C और K की वैल्यू किस तरह से आई है यहाँ पे। तो आप यहाँ देखें कि हमारा जो फार्मूला होता है C/100 F-32/180 होता है। 180 को C से गुणा करेंगे और 100 को हम इससे गुणा करेंगे, तो ये इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। फिर 20 का जब इसके अंदर भाग देंगे तो ये 20 9 108 और 100 में 20 का भाग दिया तो 5 आ गया। उसके बाद C की वैल्यू निकालनी है तो 9 हमारा नीचे चले जाएगा। तो ये F-32 5/9, तो ये एक फार्मूला तो ये हो गया C से रिलेटेड, इस तरह से आता है। लेकिन अगर F की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, हमने यहाँ ये जो फार्मूला है इसको यहाँ ले लिया। इसके बाद हमने इस 5 को अंदर गुणा किया तो 5F माइनस ये 160 हो गया यहाँ पे। उसके बाद 160 वाली संख्या जो है हमारी इधर चली गई, क्योंकि हमको F की वैल्यू निकालनी है तो सिंगल हमको राशि चाहिए यहाँ पे, तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगी। उसके बाद ये 5 का हम भाग दे देंगे यहाँ पे इस पूरी संख्या में, तो 160 में भी 5 का भाग हो जाएगा, 9 में भी 5 का भाग हो जाएगा। 160 में 5 का भाग दिया है तो ये 32 आएगा और 9/5, तो 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32, ये एक हमारा फार्मूला हो गया। और उसके बाद 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अगर सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू मीटर में चाहिए तो ये 100 हमारा नीचे चले जाता है, तो 0.01 मीटर बराबर इतना, या हम 10 की पावर -2 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर भी इसको बोल सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से इसको किया जा सकता है। उसके बाद हमारा जो कुछ हमारे जो वर्ड्स होते हैं उनको शॉर्ट रूप में भी लिखा जाता है, जैसे डेका को डी है, इसमें 10 की पावर 1 वैल्यू होती है, हेक्टर 10 की पावर 2, किलो को हम, किलो का मतलब 1000 होता है एक्चुअल में, उसको किलोमीटर के साथ लगाते तो वो दूरी हो जाएगी 1000 मीटर हो जाएगा, ऐसे ही 1000 सेकंड हो जाएगा, 1000 किलोग्राम हो जाएगा। जिसके साथ लगाओगे किलो को वो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है। मेगा के मतलब एम होता है 10 की पावर 6, गीगा का मतलब 10 की पावर 9, टेरा का मतलब 10 की पावर 12। इसके हमारी जो चिन्ह जो है एम, जी और टी होते हैं। ये जो बड़ी इकाइयाँ होती है इनकी जो चिन्ह होते हैं वो बड़े कैपिटल में लिखे जाते हैं, और जो छोटी इकाइयाँ होती हैं जो बटे में आती हैं उनकी इकाइयों को छोटे कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। जैसे डेसी का मतलब स्मॉल डी, सेंटी का सी स्मॉल, मिली का एम स्मॉल, माइक्रो का ये, नैनो का ये और पीको का ये। पीको का मतलब 10 की पावर -12 होता है, नैनो का मतलब 10 की पावर -9, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 और मिली का मतलब 10 की पावर -3 और सेंटी का मतलब 10 की पावर -2। ये 10 की पावर -2 का मतलब है 1/100, ये 1/1000, ये 1/1,00,000 और ये 1/10 की पावर -9 को ले जाएंगे तो नीचे चली जाएगी 10 की पावर 9। इस तरह से, इस तरह कुछ हमारे पूरक मात्रक भी होते हैं, सप्लीमेंट यूनिट्स होती हैं। जैसे क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में लिखते हैं तो अपन मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, आयतन को हम घन मीटर की, आयतन की इकाई घन मीटर में होती है तो मीटर की पावर 3 लिखी जाती है। घनत्व की किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है, केजी पर घन मीटर। गति की मीटर पर सेकंड तो m/s। त्वरण की मीटर प्रति वर्ग सेकंड होती है तो ms का स्क्वायर। इसी प्रकार बल की होती है न्यूटन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का आगुण न्यूटन मीटर nm। दाब और प्रतिबल के न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर n/m स्क्वायर। कार्य शक्ति ऊर्जा जूल, शक्ति की वाट होती है जूल पर सेकंड। कोण रेडियन में आता है, RAD लिखा जाता है। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल टेंशन विभवांतर और इलेक्ट्रोमोटिव बल की इकाई वोल्ट होती है तो वो भी लिखी जाती है। तो ये भी मैंने आपको केवल पहला जो चैप्टर है यूनिट उसकी जो है
थ्योरी पढ़ाई है। मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर कुछ सवाल लूँगा कि उसको किस तरह से सरल किया जाता है, और बिल्कुल इजी स्टेप में लूँगा जिससे एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बच्चे इसके अंदर इस वाले चैप्टर में बहुत गलती करते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि किस चीज़ को गुणा करना है, किस चीज़ को भाग करना है, कौन सी संख्या किधर जाएगी और क्या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, गुणा हो या भाग होगी। तो वो मैं आगे जाकर आपको बताऊँगा। अभी मैं ये वीडियो मेरा काफ़ी बड़ा हो चुका है, और मैं अगला जो वीडियो बनाऊँगा मैं इस चीज़ को लूँगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें, और अगर उसको आप लाइक करते हो और उसके अंदर कमेंट्स डालते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा उससे, और मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना के आपको अपलोड करूँगा। उसको देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, क्योंकि मेरी जो किताब है उसके अंदर मैंने इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझाया है, जो जनरली कहीं पे चीज़ें मिलती नहीं है, और बच्चे को यहीं कन्फ्यूजन हो जाता है। इसी वजह से वो बहुत सारी गलती कर देता है, और जब गलतियाँ होने लगती है तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बड़े तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे उसको ईजिली वो चीज़ समझ में आ जाती है, और हमारी ये जो गणित है वो पूरी ज़िंदगी भर काम में आती है। इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।